हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिक एवं सामाजिक विकास से रिलेटेड चैप्टर राजकोषीय नीति एवं राजस्व के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और चलिए बात करते हैं राजकोषीय नीति और राजस्व के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको राजकोषीय नीति एवं राजस्व के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं राजकोषीय नीति एवं राजस्व के बारे में। सरकार द्वारा देश में स्थिरता के साथ विकास को बढ़ावा देने हेतु राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन किया जाता है। राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन बजटीय घोषणाओं के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, जो ये राजकोषीय नीति होती है इसका क्रियान्वयन बजटीय घोषणाओं के माध्यम से किया जाता है। अगर आगे बात करें तो राजकोषीय नीति के 4 उपकरण होते हैं और वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है कर, टैक्स जिसे कहते हैं। फिर आगे है सार्वजनिक व्यय, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर है ऋण और चौथा नंबर है नई मुद्रा का निर्गमन। ठीक है, तो ये 4 उपकरण हैं राजकोषीय नीति के। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं कर के बारे में। ठीक है, इन ये जो राजकोषीय नीति के जो 4 उपकरण हैं इनमें से कर के बारे में बात करेंगे, टैक्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? टैक्स के बारे में। तो चलिए बात करते हैं टैक्स के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। कर, ठीक है, कर सरकार को दिया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान होता है जिसके बदले में सरकार किसी प्रतिपूर्ति का वादा नहीं करती है। करों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है प्रत्यक्ष कर और दूसरा भाग है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो ऐसे कर, पहले अप्रत्यक्ष कर की बात कर लेते हैं। तो ऐसे कर होते हैं अप्रत्यक्ष कर जिन्हें दूसरे पर टाला जा सके। ठीक है, वो अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। जबकि ऐसे कर, ऐसे टैक्सेस जिन्हें दूसरे पर टाला ना जा सके, ठीक है, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो ऐसे कर जिन्हें दूसरे पर टाला ना जा सके उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। कर की दर के निर्धारण के आधार पर, मतलब टैक्स की जो रेट है, ठीक है, उस रेट के निर्धारण के आधार पर करारोपण, ठीक है, करारोपण के 4 मॉडल हैं। पहला है प्रगतिशील कर, दूसरा है आनुपातिक और तीसरा है प्रतिगामी और चौथा है अधोगामी। ठीक है, ये कर की दर के निर्धारण के आधार पर करारोपण के 4 मॉडल हैं। ठीक है, तो चलिए इन 4 मॉडल मतलब प्रगतिशील, आनुपातिक, प्रतिगामी और अधोगामी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक कर देना। प्रगतिशील करारोपण मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, मतलब जब आय में वृद्धि के साथ साथ, जब आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में भी वृद्धि होता जाए,
समझ रहे हैं ना। जब आय में मतलब इनकम में वृद्धि के साथ साथ मतलब बढ़ोतरी के साथ साथ, ठीक है, मतलब आय में बढ़ोतरी के साथ साथ कर की दर में भी वृद्धि होता जाए तो ऐसे करारोपण को प्रगतिशील करारोपण कहा जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहा जाता है। अगर अनुपातिक करारोपण की बात करें तो जब आय मतलब जब इनकम चाहे जितनी भी बढ़ जाए, इनकम चाहे जितनी भी बढ़ जाए परंतु कर की दर में कोई परिवर्तन ना हो, तो इस प्रणाली को आनुपातिक करारोपण कहते हैं। तीसरा है प्रतिगामी करारोपण। तो जब आय में वृद्धि के साथ कर की दर में कमी कर दी जाए, ठीक है, मतलब इनकम में बढ़ोतरी के साथ टैक्स की दर में, टैक्स की रेट में कमी कर दी जाए, ठीक है, मतलब कि आय में वृद्धि के साथ कर की दर में कमी कर दी जाए तो इसे प्रतिगामी करारोपण कहा जाता है, रिग्रेसिव टैक्सेशन कहा जाता है। चौथा है अधोगामी करारोपण। तो इसकी भी बात कर लेते हैं कि जब जो है कर की दर एक निश्चित सीमा तक आय में वृद्धि के साथ, कर की दर एक निश्चित सीमा तक आय में वृद्धि के साथ बढ़े परंतु उस सीमा के बाद स्थिर हो जाए, सीमा के बाद स्थिर हो जाए, एक लिमिट के बाद स्थिर हो जाए तो इसे अधोगामी करारोपण कहते हैं। अधोगामी करारोपण की बात हो चुकी है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि भारत में अधोगामी प्रणाली है, मतलब डिग्रेसिव टैक्सेशन है कि जब कर की दर एक निश्चित सीमा तक आय में वृद्धि के साथ बढ़े परंतु उस सीमा के बाद स्थिर हो जाए तो इसे अधोगामी करारोपण कहते हैं। भारत में याद कर लीजिए, भारत में अधोगामी प्रणाली है। यहाँ 2.5 से 5 लाख तक 5% टैक्स, 5 से 10 लाख तक 20% तथा 10 लाख रुपए से अधिक आय पर 30% की दर से कर लगाया जाता है, टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। जो भी व्यक्ति की आय 2.5 से 5 लाख के बीच है वो 5% टैक्स देगा, जिस व्यक्ति की आय 5 से 10 लाख तक है उसे 20% टैक्स देना होगा, और जिस व्यक्ति की आय 10 लाख से एबव है मतलब 10 लाख से अधिक है तो उसको 30% टैक्स देना होगा। और आगे बात करते हैं कि सार्वजनिक व्यय का तात्पर्य सरकार द्वारा विभिन्न उत्पादक, अनुत्पादक कल्याण आदि पर किए गए व्ययों से है। सार्वजनिक व्यय का मतलब सरकार द्वारा विभिन्न उत्पादक, अनुत्पादक कल्याण आदि पर किए गए व्यय से है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि व्यय को 2 आधारों पर विभाजित किया जाता है। किसको? व्यय को। तो भैया पहला आधार क्या है व्यय का? प्रकृति के आधार पर बांटा गया है और दूसरा उत्पादकता के आधार पर, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रकृति के आधार पर, ठीक है। तो प्रकृति के आधार पर अगर बात करें तो प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के व्यय हैं। एक पहला राजस्व व्यय मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा जो है व्यय पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हम लोग राजस्व व्यय की बात करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। राजस्व व्यय वह व्यय होता है जो अपने स्वरूप में आवर्ती मतलब कि निश्चित अंतराल पर लगातार होने वाला,
ठीक है, तो जो अपने स्वरूप में आवर्ती होता है तथा जिससे ना तो किसी दायित्व में कमी आती हो और ना ही किसी संपत्ति का ह्रास होता हो। ठीक है, जैसे कि वेतन, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ठीक है, राजस्व व्यय में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो राजस्व व्यय की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं पूंजीगत व्यय के बारे में। पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा व्यय होता है जो कभी कभी होता हो जिसके व्यय से किसी न किसी संपत्ति का सृजन होता हो, या फिर कह दीजिए कि किसी न किसी दायित्व में कमी आती हो। ठीक है, पूंजीगत व्यय कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे ऋणों का भुगतान करना, फिर आगे बांध का निर्माण, ये सारी चीज़ें पूंजीगत व्यय मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती हैं। आगे बात करते हैं योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय के बारे में, प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। जब किसी योजना के क्रियान्वयन हेतु अथवा योजनागत निर्माण हेतु व्यय किया जाता है, क्या किया जाता है? व्यय किया जाता है, तो उसे योजनागत व्यय कहते हैं। समझ रहे हैं बात आप? और जबकि योजनाओं से इतर मतलब रख रखाव, प्रशासनिक आदि किया गया व्यय गैर योजनागत व्यय कहलाता है। अगर आगे बात करें तो वर्तमान में भारत में योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय का लेखांकन समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में केवल पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का ही लेखांकन किया जाता है। समझ रहे हैं बात हमारी? पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का ही लेखांकन किया जाता है वर्तमान में। सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट क्या है? तो किसी समय विशेष पर देश के ऊपर सकल ऋण दायित्व ही सार्वजनिक ऋण कहलाता है। सार्वजनिक ऋण आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। देश के अंदर से अल्प बचत योजनाओं आदि से लिया गया ऋण आंतरिक ऋण होता है, जबकि देश के बाहर से लिए गए बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, वाणिज्यिक, उधार आदि बाह्य सार्वजनिक ऋण की श्रेणी में आता है। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए, और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक तुरंत पहुंचे और आप वीडियो देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो इतना आप तैयार कर लेना। ये आर्थिक एवं सामाजिक विकास से रिलेटेड चैप्टर था, और इसको अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। तो पहले कुछ चैप्टर फिनिश हो जाए, फिर उसके बाद हम जो है क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जो भी तैयारी आप कर रहे हो यूपीएससी की या फिर अदर कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्ज़ाम में जो है आर्थिक एवं सामाजिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको ये चैनल आगे बहुत ही बेनिफिट होगा और लाभदायक साबित होगा ये चैनल आपके लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब हम।